Good afternoon, students. Till previous lecture, we discussed about the concept regarding the atom. Okay, so in chapter 3, we discuss about some basic concepts regarding an atom. In this chapter, we will discuss about few more concepts related to atoms. So the very first, as I told you in the previous lecture also, the Dalton said atoms are indivisible. Atoms are indivisible. What does it mean, children? Atom cannot divide further. Okay? डाल्टन ने क्या कहा था चैप्टर 3 में इन हिज एटॉमिक थ्योरी कि एटम ये किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है. ठीक है, इससे छोटी चीज दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकती. ये सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है. ये इतनी ज्यादा स्मॉल है कि ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकती है. ये इतनी ज्यादा स्मॉल है. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स आर indivisible. All right, but the two scientists known as J.J. Thomson and the E. Goldstein proved Dalton wrong. Okay, and what they proved? They proved that atom is not a smallest particle. Yes, it is the smallest particle of any matter, but it is not as small that we cannot divide it. We can divide atom into further its subatomic particles. So atom के अंदर और भी कोई तो भी स्मॉल चीज है. ये किसने बताया था? ये बताया सबसे पहले थॉमसन और उसके बाद ई गोल्डस्टेन. ठीक है, सो जब थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया और जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, तब डाल्टन की जो थ्योरी थी कि एटम्स आर इनडिविजिबल, ये वहां पर रॉन्ग प्रूफ हो गई. क्योंकि एटम कैसा है? डिविजिबल है. देखो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज रिटन इन दिस सेंटेंस? आर एटम्स रियली इनडिविजिबल? As the Dalton said, atoms are indivisible. Is it true? No. Right now we know that atoms have a subatomic particles like proton, electrons, neutrons, and apart from these, few more subatomic particles are there, like gluons, quark. Okay, that you don't have in your syllabus. You have only these three: proton, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. जब आप हायर स्टडी करोगे केमिस्ट्री में, तब आपको जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, थोड़ा फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको एटम के अंदर और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, ये भी समझ में आ जाएंगे. बट राइट नाउ यू हैव ओनली दिस थ्री इन योर सिलेबस. ओके, सो द वेरी फर्स्ट, द थॉमसन कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट to show that the experiment अभी हम देखेंगे. Okay, students, so here is an experiment performed by the Thomson. Okay, so उसके apparatus की पहले चीजें हम क्या क्या ये स्टडी कर लेते हैं, फिर एक्चुअल में ये वर्क कैसे किया था ये हम देखेंगे. राइट, सो थॉमसन ने क्या किया? सबसे पहले एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया. ओके, दिस इज दैट गैस डिस्चार्ज ट्यूब. ओके, ये ग्लास का था. कैसा था बच्चों? ग्लास का क्यों लिया? कोई मेटल का क्यों नहीं लिया? ग्लास का इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो भी चेंजेस होते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व. सो राइट, सो
this experiment shows that the atoms are divisible. Okay, how divisible? So let's see how it works. So before this, I just want to make you aware about the experimental setup. Okay, so इसमें एक glass discharge tube है, right? फिर इसमें electrodes है, electrodes like anode, cathode, एक बैटरी है जो हाई वोल्टेज सप्लाई करेगा, राइट? और इसके अंदर उसने वैक्यूम से क्या किया, एयर को निकाल लिया, वैक्यूम पंप यूज करके एयर को निकाल लिया। अब इसमें जो एयर है वो कैसा है, विद द वेरी लो प्रेशर, ओके। और उसने हीलियम गैस को इंसर्ट किया, इसमें हीलियम गैस को इंसर्ट किया, ये चेक करने के लिए कि एटम डिविजिबल है कि नहीं। अब हीलियम ही क्यों? Because it is the lightest element among all inert gases. और inert gas क्यों लेना है? क्योंकि ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए हीलियम सिलेक्ट किया। ऑलराइट, अब इसमें हीलियम को फिल किया है, अब सर्किट कंप्लीट किया, ओके। हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी तो क्या होगा, हीलियम के जो एटम है वो हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज से स्प्लिट हो गए इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन था वो ऐसा था, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ओके, फ्रॉम कैथोड टू एनोड ऐसा था। अब ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा स्मॉल है तो इनको देखेंगे कैसे? तो जिसके लिए उसने एक लॉजिक अप्लाई किया कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिससे कोई हम ऐसी चीज ले जिसके ऊपर जब कोई तो भी स्मॉल चीज बम्बार्ड होती है तो वो ग्लो करेगी, ताकि हम ये चेक कर सकते हैं कि आइटम के अंदर और कुछ है कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड की प्लेट यूज की। सो जिंक सल्फाइड का जो प्लेट था उन्होंने एनोड के पास रखा, ओके, एनोड के पास रखा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि as the electricity is passed through the gas discharge tube, after some time the zinc sulfide plates start glowing, okay, it start glowing. What does it mean? That something is coming from the opposite side and falling on the anode, and anode is a positive charge, so whatever the things are getting attract towards the anode are of course negative in charge, and this stated these particles as the cathode rays, that the cathode rays are coming from the cathode and they are getting attract towards the anode. What does it mean? The cathode rays have the particles have the sign negative, and that is the reason these negative particles are now getting attracted towards the positive electrode, that is anode. So the J.J. Thomson very first carried out this experiment and he discovered the rays known as cathode rays. तो question आता है, who discovered cathode rays? So cathode rays were discovered by J.J. Thomson, and what it consists of? The cathode rays consist of negatively charged particle known as electrons, okay. अब कुछ साइंटिस्ट होते हैं कि चलो इसने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है तो हम कुछ अलग करके देखते हैं। फिर ई गोल्डस्टेन ने क्या किया, ई गोल्डस्टेन ने अब एनोड के पास जिंक सल्फाइड का प्लेट ना रखते हुए, मतलब फ्लोरोसेंट प्लेट ना रखते हुए, उसने उसको कैथोड के पास रखा और उसने ऑब्जर्व किया कि यस, इन द कैथोड साइड आल्सो that zinc sulfide plate is glowing. फिर उसको क्या लगा कि अरे जे.जे. थॉमसन ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कि उसने मतलब उसने उसके स्टेटमेंट कहीं रॉन्ग तो नहीं है, शायद उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए तो नहीं ऐसा बताया। तो उसने और क्या किया, उसने दोनों साइड में रखा, एनोड के साइड में भी रखा, कैथोड के साइड में भी रखा, दोनों साइड में ग्लो कर रहा है, इस साइड में भी ग्लो कर रहा है जिंक सल्फाइड का प्लेट और इस साइड में भी ग्लो कर रहा है जिंक सल्फाइड का प्लेट। मतलब क्या कि जो एटम है वो दो पार्टिकल में स्प्लिट हो रहा है, पॉजिटिव
एंड नेगेटिव। पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, and that is the reason the both side zinc sulfide plate is glowing. And in this way the two particles of the atoms were discovered, that is positively charged particles known as protons and negatively charged particles known as electrons. All right, अब direction भी पूछते हैं, what is the direction of flow of the cathode rays? So you will write from cathode to anode, because cathode rays are the negative particles known as electron which get attract towards the positive electrode known as anode. Okay, अब ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद जे थॉमसन ने क्या किया, उसने एटम का एक मॉडल डिस्कवर किया। अब हम वो देखेंगे। All right, children, see this. So this is the structure of an atom according to J.J. Thomson. Okay, देखो कैसा है। J.J. Thomson ने क्या कहा? J.J. Thomson stated that atom is like a positive sphere. क्या कहना था थॉमसन का? एटम कैसा है? पॉजिटिव स्पीयर। ये पूरा का पूरा जो स्पीयर है ना, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज स्पीयर। मींस फ्रॉम ऑल साइड इट इज पॉजिटिव, फ्रॉम इट्स आउटर साइड इट इज पॉजिटिव, and what? And the electrons are embedded inside. Look at this sign, children. This negative, this one, this one. Electrons are embedded. So he resemble his atomic model to the structure of watermelon. Look at this word. The structure resembles the watermelon. Like the fleshy part can be considered as a proton, while the seeds can be considered as an electron, right? And on the basis of this, J.J. Thomson stated two postulates. The one is, an atom consists of a positive charge sphere and the electrons are embedded in it. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? उसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब फंसे हुए, एम्बेडेड मतलब फंसते हुए। ओके, लाइक दिस। What is second postulate? The negative and the positive charges are equal in magnitude. मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, उनको नहीं पता था ये चार्जेस को क्या बोलते हैं, उनको नहीं पता था कि इनको प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो सिर्फ क्या बोलते थे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स and negative charge particles. Right now we know that negative particles are known as electrons and the positive particles are known as protons. So these charges are present in equal in magnitude in any atom. अब equal in magnitude मतलब क्या? अगर नेगेटिव चार्ज 10 है तो पॉजिटिव भी 10 होंगे। अगर नेगेटिव 12 है मतलब इलेक्ट्रॉन 12 है तो प्रोटॉन भी 12 ही होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। So the atom as a whole electrically neutral. तो एटम में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है तो एटम के ऊपर का वोल चार्ज क्या हो जाता है? जीरो। मतलब क्या हो जाता है? न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैसे है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो एक दूसरे को वो कर देते हैं चार्जेस। और नेट चार्ज एटम के ऊपर का क्या आता है? नेट चार्ज इज जीरो। ओके, ये है थॉमसन के दो पोस्टुलेट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, अब इसके बाद सबसे मेन कंट्रीब्यूशन जो है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वो है रदरफोर्ड का। किसका कंट्रीब्यूशन सबसे मेन है? रदरफोर्ड। क्यों रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन मेन है? क्योंकि एक्चुअल में जो एटम का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है ही नहीं, ऐसा वो स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो रदरफोर्ड ने
थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को रॉन्ग प्रूफ किया बाय कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट विथ अ गोल्ड फॉइल। ओके, अब वो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि वो कैसा था। राइट चिल्ड्रन, सो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज है इस एक्सपेरिमेंट की, हम वो देख लेंगे, देन वी विल गो फॉर द ऑब्जर्वेशंस एंड पढ़ेंगे। Rutherford's model of an atom. Ernst Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. The Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, the fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. Now see children, ये जो लास्ट के दो लाइन्स है, इसके ऊपर एक सेपरेट सा एक अपैरेटस है जिसका मेरे पास एक वीडियो भी है, वो मैं आपको ग्रुप में से देखो। इन दिस एक्सपेरिमेंट द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेर मेड, उसको अल्फा पार्टिकल सबसे पहले बनाने पड़े टू फॉल ऑन अ थीन गोल्ड फॉइल। ओके, अभी अल्फा पार्टिकल किससे बने हैं ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब देखो, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, अल्फा पार्टिकल्स, ओके, बीटा पार्टिकल्स, देन गामा पार्टिकल्स, ओके, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इनमें बच्चों ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही हाई होती है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसलिए रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को सिलेक्ट किया टू कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट। अब अल्फा पार्टिकल्स तो हमको चाहिए, बट ये किससे ऑब्टेन करना इजी होगा? तो ये अल्फा पार्टिकल्स ऐसे एटम से ऑब्टेन करना इजी होगा जो लाइट है, लाइटेस्ट है, जिसको ज्यादा वेट नहीं है। So can you remember children, do you remember that what atoms we have taken in the previous experiment where the Rutherford carried out his experiment? Which what atoms were used? If you remember, कौन सा एटम यूज किया था? हेलियम। कौन सा एटम यूज किया था? हेलियम। ओके, राइट। सो रदरफोर्ड ने भी कौन सा एटम यूज किया? हेलियम को ही यूज किया। अब ये जो हेलियम का एटम होता है, न्यूक्लियस में है 2 प्रोटॉन और इसमें है 2 न्यूट्रॉन। Come on, tell me fast children, what will be the mass of this atom? If this atom have 2 protons and 2 neutrons, what is the mass of this atom? Very good Anay, very good Raghav, very good Madhur. Okay, इसका मास क्या होगा? 4, क्योंकि एटॉमिक मास मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। वेरी गुड। सो टोटल मास क्या हुआ? 4 म्यू। ओके, सो हेलियम का मास क्या हुआ? 4 म्यू। अब हो क्या रहा है? अब मैंने आपको बताया कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उस एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ओके, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे हेलियम में? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इधर समझो घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है। ओके, ये से रोटेट हो रहे इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब देखो, अब जब इस हीलियम के एटम को हम हीट करेंगे, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज जब हम इसको सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये हीलियम का एटम ब्रेक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ क्या? न्यूक्लियस। सिर्फ क्या बचेगा? न्यूक्लियस, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन भी, सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियस बचा हुआ है इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स।
इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा particles. Do you understand, children? What is this alpha particles? These are the positively charged helium atom. ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल को। ये देखो, ये मैंने अल्फा पार्टिकल लिखा है, He2+। He2+ मतलब क्या? ध्यान दो बच्चों, ये हीलियम का एटम था, इसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन आजू बाजू में घूम रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज सप्लाई करके, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज गए। पहले एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था क्योंकि प्रोटॉन भी 2 थे और इलेक्ट्रॉन भी 2 थे, तब एटम का चार्ज क्या था? 0। एटम का नेट चार्ज था 0। अब इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो बच क्या गए? सिर्फ 2 प्रोटॉन बच गए, और 2 प्रोटॉन बचने के बाद चार्ज क्या रहेगा? 2+। तो हेलियम के ऊपर चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद 2+, और इन्हीं पार्टिकल्स को और ये अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ही हाई होती है, इसीलिए उन्होंने ये हीलियम के पार्टिकल को एज अल्फा पार्टिकल्स यूज किए टू कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा है। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. अब देखो, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम ये अल्फा पार्टिकल्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि भाई सच में एटम ऐसा है कि नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट इतना जगह करता है। अब देखो, समझो मेरे पास कोई तो भी एक चीज है, चलो कॉपर की बनी है, समझो किसकी बनी है? कॉपर की बनी है, मतलब इसमें सारे कॉपर के आइटम है, ये कॉपर का आइटम, ये कॉपर के आइटम, ये कॉपर के आइटम, सारे कॉपर के आइटम है। और अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम कैसा है? पॉजिटिव स्फीयर। तो देखो रुदरफोर्ड ने इतना सुंदर दिमाग लगाया, रुदरफोर्ड ने क्या सोचा कि थॉमसन अगर बोल रहा है भाई कि एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर, तो अगर मैं इस एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चीज अगर बम्बार्ड करूंगा तो ये क्या होनी चाहिए? अगर एटम पॉजिटिव है, अगर मैं कोई पॉजिटिव चीज अगर बम्बार्ड करूंगा तो ये क्या होनी चाहिए? ये रीबाउंस होनी चाहिए। ये क्या हो जानी चाहिए? ऐसे जाके ऐसे पलट जानी चाहिए, ऐसे उसको टकरा के रीबाउंस होनी चाहिए, ऐसे उसको टकरा के रीबाउंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एटम भी पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, और कुछ पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो अगर मैं इसके ऊपर बम्बार्ड करूंगा तो सारे के सारे रेज रिफ्लेक्ट होने चाहिए, कोई भी इससे आगे आर पार नहीं जाना चाहिए। तो थॉमसन का मॉडल कैसा है? करेक्ट है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पॉजिटिव पार्टिकल एटम में से आर पार निकल गए, मतलब थॉमसन का मॉडल रॉन्ग है, मतलब ही एटम बाहर से पॉजिटिव नहीं है, एटम पॉजिटिव स्फीयर नहीं। क्योंकि क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्शन होता है। जब ये पॉजिटिव इसके ऊपर टकराएगा तो ये इस तरीके से रिबाउंस हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, आगे पास नहीं हो पाएगा, आगे पास नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखो मैं आपको आगे स्क्रीन बताऊंगी। हुआ क्या कि जब गोल्ड फॉइल के ऊपर से अल्फा पार्टिकल को पास किया गया तो कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंस हुए, नो डाउट, कुछ अल्फा पार्टिकल रिबाउंस हुए, नो डाउट, बट कुछ पार्टिकल्स आगे पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स आगे पास हो गए, और वहीं पर थॉमसन का मॉडल रॉन्ग प्रूफ हुआ। अब ये जो मटेरियल यूज करना था, जिससे हमको चेक करना था कि अल्फा पार्टिकल पास होते हैं कि नहीं होते, इसके लिए ऐसी चीज चाहिए थी जो बहुत ही थीन हो, क्योंकि वैसे भी अगर हम दीवार की बात करेंगे तो वॉल से तो अल्फा पार्टिकल आर पार जाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि वॉल कितनी ज्यादा ठीक है। अगर हम ग्लास का मटेरियल भी ले लेंगे तो ग्लास से भी आर पार नहीं जा पाएंगे। ऐसी चीज चाहिए थी जो बहुत ही थीन है, बहुत ही थीन है। कितनी थीन? अप्रोक्सीमेट 1000 एटम,
1000 एटम। अब ये नंबर देखने के लिए तो बहुत बड़ा लगता है 1000, लेकिन 1000 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हम, ना सेंटीमीटर की बात कर रहे, 1000 सिर्फ एटम्स की बात कर रहे। और एटम तो कितने ज्यादा स्मॉल होते हैं। तो 1000 एटम थिकनेस वाला मतलब बहुत ही थीन फॉइल, इतनी थीन फॉइल कि अगर आप उसको टच करोगे तो वो आपके हाथ को चिपक जाएगी, इतनी थीन। बच्चों आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब हम स्वीट मार्ट से स्वीट लेके आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है सिल्वरी कलर का, पता है आपको क्या होता है वो सिल्वरी कलर का जो स्वीट के ऊपर लगाया रहता है, एकदम पतला पतला सा थीन थीन होता है। अगर आप उसको टच करते हैं तो वो आपके हाथ को चिपक जाता है। क्या होता है वो सिल्वर कलर का? यस, वो होता है सिल्वर फॉइल। अब सिल्वर फॉइल वो नहीं जो आप चपाती या सब्जी पैक करने के लिए यूज करते, वो एल्यूमिनियम फॉइल है, लेकिन कुछ लोग उसको सिल्वर फॉइल बोलते हैं क्योंकि वो चमकती है सिल्वर के जैसी, बट वो बहुत गलत है। वो है एल्यूमिनियम फॉइल, जो आप सब्जी रोटी पैक करने के लिए यूज करते हैं टिफिन के लिए, वो एल्यूमिनियम फॉइल है। और जो स्वीट के ऊपर वो ऐसे शाइनी शाइनी ऐसे चमकने वाला कुछ लगा रहता है ना सिल्वरी कलर का, वो सिल्वर फॉइल होती है। कितनी थीन होती है बच्चों, देखा है ना? उसको आप टच करते ही वो आपके हाथ को चिपक जाएगी। इतनी थीन नहीं चाहिए थी हमको, एक्सपेरिमेंट के लिए कितनी चाहिए थी? 1000 एटम थीन चाहिए थी। और 1000 एटम थीन फॉइल जो प्रॉपर होल्ड हो सकती है, ये सिर्फ किसकी बन सकती थी? ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की ही बन सकती थी। इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज की है। ये भी क्वेश्चन आता है आपको जस्टिफिकेशन में कि व्हाई रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज he want a very thin layer as possible, and this can be only achieved by using the gold, because gold is highly malleable, because gold is highly malleable मतलब which can be drawn into thin sheet. ओके ये आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो गोल्ड कैसा है बच्चों? हाईली मैलिएबल, मतलब आप इसकी थीनेस्ट शीट बना सकते हैं। एंड उसको क्या चाहिए था? उसको बहुत ही थीन शीट चाहिए थी। दैट्स व्हाई ही यूज गोल्ड फॉर मेकिंग द फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। And why he used helium for making the alpha particles? Because the helium is the lightest inert gas. It can form very light alpha particles, that is He2 plus, very light particles, so that can penetrate easily. Okay, and it have the high penetration power also. Alpha particles have high penetration power, and that's why he used alpha particle for his experiment. Okay, अब ये एक्सपेरिमेंट वर्क कैसे हुआ, इसके रिजल्ट्स क्या ऑब्जर्व हुए, इसको हम हमारी डेली लाइफ से किसी चीज को कंपेयर कर सकते हैं क्या? दिस एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर. ओके, एक्चुअली आई वांटेड टू कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ, but we don't have the yesterday's recorded video. That's why I have repeated the yesterday's topic, and we have discussed a very short part from the Rutherford's experiment. Okay, now what you have to write? Note down your today's homework, children. Today you have to write answer of 2 questions. What are alpha particles? What are alpha particles? Okay, and second question is why Rutherford, capital R, why Rutherford use gold foil for his experiment? For his experiment. You have to write answer of these 2 questions. Why Rutherford used gold foil for his experiment? So answer is here. Okay, and why alpha particles? Sorry, the answer is here for the gold foil. And why alpha particles? And what are alpha particles? Alpha particles are double charged helium ions. Okay, its mass is 4 mu, and they are the fast moving alpha particles. Okay, that is the reason he selected alpha particle for his experiment. And what are alpha particles? So that answer is written here.
Okay, these two questions you have to complete. Yes, beta Payal, why are you raising your hand? Any doubt? Yes, Payal?